हेलो दोस्तों। आज हम करेंगे पॉलिटी की तीसरी क्लास। इससे पहले हम दो क्लास कर चुके हैं, जिसमें हमने एक चैप्टर कर लिया था जो कि था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि किस प्रकार से हमारे संविधान को बनना शुरू हुआ था। और अब हम चैप्टर दूसरा कर रहे थे लक्ष्मीकांत का। उसमें हम देख रहे थे कि संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ। और इस चैप्टर को जो है हमने दो भागों में बांटा था। एक हम भाग पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, जिसने हमें लास्ट में उद्देश्य प्रस्ताव तक हम पढ़ चुके थे। और उद्देश्य प्रस्ताव वही था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, और उसी के आधार पर जो भारत के संविधान की प्रस्तावना बनी है। तो हम आज इस दूसरी क्लास में जो है इस दूसरे पार्ट में इसके आगे से स्टार्ट करेंगे, जो कि है भारतीय संविधान स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इससे आगे हम पढ़ेंगे समितियां भी दो प्रकार की पढ़ेंगे हम। कुछ बड़ी समितियां हैं, कुछ छोटी समितियां हैं। और साथ में जैसे कि प्रारूप समिति है, जो मुख्य समितियां थी, उनको भी हम इस क्लास में देखेंगे। और सब इसके साथ साथ जो है संविधान के जो प्रभाव में आया था, संविधान जब संविधान के प्रभाव में आना को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कब कब जो है संविधान प्रभाव में आया। और साथ में पढ़ेंगे कि कांग्रेस की जो विशेषज्ञ समिति थी, उसने क्या क्या कार्य किए और उसमें कौन कौन शामिल था। और इसके साथ पढ़ेंगे कुछ आवश्यक तथ्य, जैसे कि जो एक फैक्ट है, साथ में वो भी पढ़ेंगे, ताकि हम जो एसएससी लेवल के और जो एचएसएससी और एसएससी लेवल के पेपर आते हैं, उनको जो है वो सीधे तथ्य फैक्ट पूछे जाते हैं उनमें। जैसे कि संवैधानिक सलाहकार कौन था और संविधान सभा का प्रतीक कौन था। तो इस प्रकार के जो है फैक्ट जो है वो भी हम इसी क्लास में जो है देखेंगे। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के साथ। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या क्या हुआ था, ये हम देखेंगे। देखो, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में 1947 के द्वारा ही जो है जो हमारी विधानसभा थी, उसको जो है दो मुख्य कार्य दिए गए थे। हमारी जो संविधान सभा थी भारत की, उसको दो अलग अलग कार्य दिए गए थे। क्या क्या कार्य थे? एक कार्य था कि जो भारत स्वतंत्र हो रहा था, उसके लिए एक संविधान का निर्माण करना। स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना, ये एक मुख्य कार्य था संविधान सभा का। और एक दूसरा कार्य था कि संविधान का निर्माण करते करते साथ में क्या करना था उन्होंने, जो सरकार का भी काम करना था, और आम कानून थे जो, उनको भी बनाना था और उनको लागू करना था, कि देश की व्यवस्था सुचारू रूप से चले। तो इसी के तहत जो है संविधान सभा को दो कार्य दिए गए थे, कि ये दोनों कार्य अलग अलग दिन पे किए जाने थे। ये कैसे किए जाने थे कि जब भी संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य करती थी, तो तब जो है संविधान निर्माण का ही कार्य करती थी, अन्यथा और कोई कार्य नहीं करती थी। और जिस दिन जो है आम कानून लागू करने के कार्य करती, तो उस दिन वही कार्य करती थी एज ए संसद के इंटरिम संसद के रूप में जो कार्य करती थी, तो उस दिन वही कार्य करती थी। तो ये काम जो है दोनों अलग अलग दिन पर किए जाने थे। और इसके साथ क्या था, जब भी सभा की बैठक, देखो इसमें आगे कहा गया कि जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी, तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, तो वे जो है स्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किए थे, निर्वाचित हुए थे, वे जो है इसकी अध्यक्षता करते थे। और जब भी जो संविधान सभा है, उसकी बैठक जो है एक विधायिका के रूप में, यानी कि एक संसद के रूप में होती थी, तब उसकी अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर करते थे। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है दोनों फैक्ट, कि जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जो परमानेंट अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो जब विधायिका के तौर पर जो है इस संविधान सभा की जो है बैठक होती थी, तब उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? वो जी.वी. मावलंकर करते थे। और हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, जो अस्थायी अध्यक्ष थे सिन्हा जी, ठीक है, और साथ में जो है दो उपाध्यक्ष थे, वो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इससे आगे क्या है, इससे आगे कि जो मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे, वो भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए थे। ठीक है, जब 1947 का जो ये नियम था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसके तहत जो है मुस्लिम लीग जो अलग राष्ट्र के निर्माण के लिए जो है
प्रोटेस्ट कर रही थी, तो उनको जो है अलग कर दिया गया था और उनकी अलग संविधान सभा हो गई थी, जो जो पाकिस्तान के संविधान का निर्माण कर रही थी। तो इसके साथ जो है आगे संविधान सभा के अन्य कार्य और क्या क्या थे, हम इसमें ये देखेंगे। देखो, संविधान सभा के और क्या कार्य थे। एक तो था कि राष्ट्रमंडल कह लो, यानी कि राष्ट्रमंडल में जो भारत की सदस्यता थी उसका स्थापन करना था। राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ जो नेशन थे जिन पर कभी ना कभी जो है ब्रिटिश का शासन रहा था, उसकी सदस्यता स्थापन करना था। और ये जो है संविधान सभा ने मई 1949 में जो है, मई 1949 में जो है राष्ट्रमंडल की सदस्यता का क्या किया था, स्थापन किया था कि हाँ, भारत जो है राष्ट्रमंडल मंडल का एक सदस्य है। और इसका अध्यक्ष जो है, जो ब्रिटिश थे, वो उन राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष के रूप में जो है स्वीकार किया था। और इसके साथ क्या किया था कि जो राष्ट्रीय ध्वज था उसको जो है संविधान सभा ने अपनाया था। जो राष्ट्रीय ध्वज ऑफिशियल तौर पे जो है अपनाया था, वो कब अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को। ये सीधी डेट एग्जाम में आती है और ये हमें याद रखनी है कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को जो है संविधान सभा ने अपनाया था कि ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज होगा। उसके साथ और क्या किया था कि जो 24 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ था, इसमें तीन चीज़ें हुई थी मुख्य। एक तो क्या हुई थी, जो राष्ट्रीय गान था वो संविधान सभा ने भारत के लिए अपनाया था। एक जो राष्ट्रगीत था वो जो है संविधान सभा ने अपनाया था। और साथ में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो है इसी डेट को चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जो है इसी डेट में, इसी डेट यानी कि 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा ने स्वीकार किया था, ठीक है, अपनाया था। और यही तथ्य सीधे सीधे क्वेश्चन में आते हैं और यही हमें याद रखने हैं कि 1947 में क्या हुआ था, 1950 में क्या हुआ था, 1949 में क्या हुआ था, ठीक है। और इनसे सीधे क्वेश्चन आते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि जो संविधान निर्माण में जो संविधान सभा थी उनकी टोटल, देखो अब संविधान सभा से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि कितनी बैठक हुई, कितने दिन में संविधान तैयार हुआ, कितने देशों का जो है अध्ययन किया संविधानों का, और कितने दिन तक प्रारूप पर विचार किया, ये सभी इसमें देखें कितना खर्चा हुआ संविधान निर्माण में। तो ये सीधे सीधे फैक्ट है, ये हमें जो है एक बार देख लेते हैं ताकि धीरे धीरे हमें ये याद होने लगे। देखो एकदम से ये याद नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे हम करेंगे। एक दो फैक्ट अगर हम करेंगे तो धीरे धीरे हम एक दो दिन में जो है इनको याद कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि क्या पहला फैक्ट है कि जो संविधान निर्माण में जो संविधान सभा थी उसकी टोटल 11 बैठक हुई थी, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है, हमें याद ही करना होगा कि टोटल 11 बैठकें हुई थी, ठीक है। और जो भारत के संविधान का निर्माण हुआ था उसको करने में जो टोटल संविधान सभा को कितना समय लगा था, तो उसको लगा था कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो ये फैक्ट है, ये याद रखना है कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में जो भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। और जो संविधान निर्माता थे यानी कि संविधान सभा थी, उसने क्या किया था, 60 देशों का जो है 60 देशों के संविधान का 60 देशों के संविधान का जो अवलोकन किया था, यानी कि उनको जांच पड़ताल की थी 60 देशों के संविधान की, कि हम इनसे क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं जो भारत में जो है इस संविधान निर्माण में ले जा सकती है। इसके साथ और क्या हुआ था कि जो प्रारूप तैयार किया था प्रारूप समिति ने जो भारत के संविधान के लिए, कि भारत का संविधान इस प्रकार से बनेगा, तो उस प्रारूप पर जो है 114 दिन, ठीक है, पेश करने से पहले जो है प्रारूप समिति ने प्रारूप तैयार करने के लिए 114 दिन तक उस पर विचार किया था। और क्या था इसमें जो है, जो संविधान का निर्माण करने में टोटल खर्चा जो आया था वो था 64 लाख। देखो आज के समय में 64 लाख हमें कम लग रहे होंगे, लेकिन उस समय में 64 लाख बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। तो ये फैक्ट है, ये याद रखना होगा कि टोटल कितने लगे थे, 64 लाख रुपए का जो है खर्चा आया था भारत के संविधान के निर्माण में टोटल, यानी कि जितना भी 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में जो है जितना भी खर्चा आया था वो था टोटल 64 लाख रुपए।
24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम ये भी हमें याद रखना होगा कि किस डेट को जो है अंतिम जो बैठक हुई थी संविधान सभा की वो कब हुई थी। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसके बाद में जो है 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय जो संविधान था वो पूर्ण रूप से लागू हो गया था। और 26 जनवरी 1950 से 1951-52 के जो जनरल इलेक्शन थे यानी कि आम चुनाव थे उस तक जो है संविधान जो सभा थी उसने अंतरिम संसद के रूप में जो है कार्य किया था। अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। और 26 जनवरी 1950 से जो 1951-52 के आम चुनाव थे जनरल इलेक्शन थे उन तक जो है अंतरिम संसद के रूप में जो है संविधान सभा ने काम किया था। आगे देखेंगे हम जो संविधान सभा थी उसकी जो समितियां बनाई गई थी वो कौन कौन सी समितियां थी और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, ये हमें याद रखना है। मुख्य रूप से जो है जो बड़ी थी वो 8 जो है, ठीक है, जो बड़ी समितियां थी उनकी संख्या थी टोटल 8 और हमें ये 8 की 8 जो है याद रखनी है, ठीक है। और जो छोटी समितियां थी उनको जो है थोड़ा थोड़ा जो मुख्य थी उनको हम याद कर सकते हैं लेकिन कुछ स्किप भी की जा सकती है। लेकिन जो बड़ी समितियां हैं उनको हमें सभी को जो है याद रखना होगा। ये सीधे सिविल सर्विस में जो है पूछा जाता है। यदि आप सिविल सर्विस का कर रहे हैं तो आपको सभी की सभी जो है समितियां याद रखनी होगी, क्योंकि उसमें जो है कथन वाइज जो है 3 से 4 समितियां एक ही क्वेश्चन में पूछ लेते हैं और हमें पता होगा तभी जो है हम उस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो ये सभी 8 की 8 हमें याद रखनी है। जैसे कि संघ शक्ति समिति है, संघ शक्ति समिति का जो अध्यक्ष है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है 3 समितियों की अध्यक्षता की थी जो बड़ी समितियां थी। एक तो थी संघ शक्ति समिति, एक थी संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति की जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। और साथ में थी एक और थी, साथ में नेक्स्ट पेज पर है, एक थी राज्यों के लिए समिति, ठीक है। राज्यों के लिए जो समितियां थी उसकी भी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये 3 समितियों की अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इससे आगे जो प्रांतीय संविधान समिति थी, जो प्रांतीय संविधान समिति उसकी अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, ठीक है। प्रांतीय संविधान, देखो प्रांत एक किसने किए थे जिसको हम आज मानते हैं लोह पुरुष जो है वो सरदार पटेल थे, ठीक है। तो हमें ऐसे याद रखना होगा कि पूरे जो जितने भी राज्य थे, रियासतें थी, उनका जो है एकीकरण किस नेता ने किया था, तो वो सरदार पटेल थे। तो इसीलिए क्या है कि जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष जो है सरदार पटेल को बनाया गया था। साथ में जो है परामर्शदाता समिति थी, परामर्शदाता, उसके भी जो है अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। परामर्शदाता समिति उसके भी अध्यक्ष जो है सरदार पटेल थे। और इस परामर्शदाता जो समिति थी इसमें कुछ सब समितियां थी, जैसे कि मौलिक अधिकार पर जो समिति थी, ठीक है, उसकी जो अध्यक्षता थी वो JB कृपलानी ने की थी। मौलिक अधिकार पर उप समितियां, और एक अल्पसंख्यक उप समिति थी उसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर HC मुखर्जी ने की थी। डॉक्टर HC मुखर्जी ने जो है अल्पसंख्यक उप समिति की जो है अध्यक्षता की थी। और एक समिति थी उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र, यानी कि जो असम का क्षेत्र था, क्योंकि आज के समय में जो छोटे छोटे राज्य उस समय में ये सारे के सारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य है वो असम के अंडर आते थे। और जो असम का सीमांत क्षेत्र था उसके लिए भी एक उप समिति बनाई गई थी, ठीक है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट जो है हम देखो राज्यों के लिए जो समिति थी वो हम याद कर चुके हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद जो है प्रक्रिया नियम समिति थी, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। प्रक्रिया नियम समिति, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ये हमें याद रखना है कि प्रक्रिया जो नियम समिति थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 समितियों की अध्यक्षता की थी, एक तो थी प्रक्रिया नियम समिति और एक थी संचालन समिति। संचालन समिति की अध्यक्षता भी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, ठीक है। और इसके आगे जो है जो प्रारूप समिति, जो सबसे मुख्य जो समिति थी जिसका जो संविधान निर्माण पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट था वो थी प्रारूप समिति। और उसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है की थी, ठीक है। प्रारूप समिति की अध्यक्षता जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की थी।
और अब हम प्रारूप समिति को ही देखेंगे। ठीक है, एक बार छोटी समितियाँ देख ली, उसके बाद जो प्रारूप समिति को ही देखेंगे। ठीक है, देखो छोटी समितियाँ बहुत सारी हैं, 14-15 समितियाँ, लेकिन हम मुख्य रूप से 10-11 समिति जो है उन्हीं को याद रखेंगे। इन्हीं में से जो है अगर यूपीएससी पूछेगा तो इन्हीं में से पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछेगा। ठीक है, तो जैसे कि एक जो वित्त एवं कर्मचारी समितियां हैं, वित्त एवं कर्मचारी समितियां, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, वित्त एवं कर्मचारी। ठीक है, और एक राष्ट्रध्वज से संबंधित जो समिति थी उसकी अध्यक्षता भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। जो राष्ट्रीय ध्वज संबंधित समिति थी उसकी अध्यक्षता भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, और जो वित्त कर्मचारी समिति थी उसकी अध्यक्षता भी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और जो सदन समिति थी उसकी अध्यक्षता जो है पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। जो सदन समिति थी, सदन के कार्य जो देखती थी, उस सदन के कार्य देखने वाली समिति की अध्यक्षता जो है पट्टाभी सीतारमैया ने जो है की थी, इसकी अध्यक्षता। नेक्स्ट जो है प्रतायक समिति। प्रतायक समिति, जो प्रतायक समिति थी उसकी अध्यक्षता जो है अल्लारदी कृष्ण स्वामी ने जो है की थी। प्रतायक समिति की अध्यक्षता अल्लारदी कृष्ण स्वामी ने जो है की थी। उसके बाद है कार्य संचालन समिति, जो संविधान सभा का कार्य को देखती थी, कार्य संचालन को देखती थी कि कब बैठक होगी। तो ऐसी कार्य संचालन समिति की अध्यक्षता जो है डॉक्टर के एम मुखर्जी। ठीक है, डॉक्टर के एम मुंशी ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। इसके साथ जो है संविधान सभा के कार्य के लिए जो समिति थी उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर ने की थी। और जीवी मावलंकर हमें याद रखना है कि अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे। ऐसे भी आ सकता है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये जीवी मावलंकर थे जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। और ऐसे भी आ सकता है कि अंतरिम जो संसद थी उसके अध्यक्ष कौन थे, वो भी जीवी मावलंकर थे। ठीक है, और जब भी विधायिका के रूप में संविधान सभा की बैठक होती थी तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। और साथ में याद रखना कि जीवी मावलंकर ने किसकी अध्यक्षता की है, जो संविधान सभा के कार्य के लिए जो समिति बनाई गई थी उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर ने की थी। ठीक है, और इसके आगे जो है सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो समिति बनाई गई थी उसकी अध्यक्षता जो है एस वर्धाचारी ने जो है सर्वोच्च न्यायालय की जो समिति बनाई गई थी उसकी अध्यक्षता की थी एस वर्धाचारी ने जो है सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो बनाई गई समिति थी उसकी अध्यक्षता जो है की थी। उसके साथ जो भाषाई प्रांत समिति थी कि कितनी भाषाएं जो है भारतीय संविधान में शामिल होगी, तो उसके जो आयोग की जो समिति थी भाषाई प्रांत आयोग, उसके जो है अध्यक्ष कौन थे, एस के डागर। ठीक है, एस के डार जो है भाषाई प्रांत आयोग जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे। उसके बाद जो है प्रारूप संविधान की जांच करने के, देखा, प्रारूप संविधान की जांच के लिए जो विशेष समिति थी उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है की थी। इसके साथ जो है नागरिकता पर जो समिति थी उसकी अध्यक्षता एस वर्धाचारी ने। ठीक है, जो नागरिकता पर समिति थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, एस वर्धाचारी ने नागरिक पर जो समिति थी उसकी अध्यक्षता की थी। तो ये छोटी समितियां थी जो है 10 हैं टोटल, और जो बड़ी समितियां हैं वो 8 हैं। ठीक है, तो हमें ये 18 की 18 जो है याद करनी है। देखो एकदम से याद नहीं होगी, अगर कोई ये सोचे कि एकदम से आज ही याद हो जाएगी, धीरे धीरे जो है 1 2 1 2 1 2 अगर हम देखेंगे तो जो है धीरे धीरे याद हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और इन्हीं में से क्वेश्चन आता है, ये इम्पोर्टेंट है। यदि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, और पास्ट में भी जो है इससे क्वेश्चन आए हैं। इसके आगे जो है देखो एक प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति, और जो प्रारूप समिति है उसकी अध्यक्षता जो है प्रारूप समिति की अध्यक्षता जो किसने की थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। और इसके जो 7 सदस्य शामिल हैं प्रारूप समिति में, और ये सातों के सातों सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखने हैं, क्योंकि प्रारूप समिति में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आते हैं तो वो प्रारूप समिति है। प्रारूप समिति से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। तो देखते हैं कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ और कौन कौन इसके सदस्य है। ठीक है, तो प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, और इसमें 7 सदस्य शामिल थे। कौन कौन थे,
एक तो देखो पहले ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष है इसके, साथ में जो है टी टी कृष्णमाचारी थे, ठीक है, वो इसके सदस्य थे। और जो टी टी कृष्णमाचारी है वो डी पी खेतान की मृत्यु के बाद, ठीक है, पहले डी पी खेतान थे जो वो इसके सदस्य थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जो है टी टी कृष्णमाचारी को जो है शामिल कर लिया गया था। इसके साथ अल्लारदी कृष्ण स्वामी, देखो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पहले कृष्णमाचारी है फिर कृष्ण स्वामी है, ठीक है, तो टी टी कृष्णमाचारी, अल्लारदी कृष्ण स्वामी अय्यर, उसके साथ जो है गोपाल स्वामी, ठीक है, स्वामी से याद रख सकते हैं। अगला एन गोपाल गोपाल स्वामी अय्यर, ठीक है, फिर उसके साथ जो है डॉक्टर के एम मुंशी, एन माधवराव, जो एन माधवराव है वो बी एल मित्तर थे जो उनकी जगह ली थी, ठीक है। इनकी सेहत, जो बी एल मित्तर है इनकी सेहत खराब रहती थी और सेहत का हवाला देकर इन्होंने जो है प्रारूप समिति से अपनी सदस्यता छोड़ दी थी, तो इनके स्थान पर जो है एन माधवराव को शामिल किया गया था प्रारूप समिति में। देखो प्रारूप समिति क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भारत का प्रारूप था वो जो है, जो संविधान, भारत के संविधान का प्रारूप था, वो प्रारूप समिति को ही तैयार करना था और उस प्रारूप के बेस पे ही जो है भारतीय संविधान का निर्माण होना था, इसीलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट समिति थी और इसके जो सदस्य इसीलिए हमें याद रखने हैं, ठीक है। और एन माधवराव के बाद जो है एक थे सैयद मोहम्मद सालुद्दीन, ठीक है, एक सैयद मोहम्मद सालुद्दीन, ये टोटल 7 सदस्य है और इन 7 सदस्यों को जो है हमें शामिल करना है। इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे कि कौन कौन इसमें शामिल है, और इसमें क्या तीन ऑप्शन इनमें से देते हैं और एक जो है बाहर से दे देते हैं या फिर मिलान करने आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी सदस्य जो हमें याद रखने होंगे कि ये सातों के सातों सदस्य भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे, कृष्ण स्वामी थे, कृष्ण स्वामी अय्यर थे, कृष्णमाचारी थे, गोपाल स्वामी थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे, एन माधवराव थे और सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। ये सभी के सभी सातों हमें याद रखने हैं कि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के सदस्य थे, ठीक है। और प्रारूप समिति जो है 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। तो ये सभी के समय सभी हमें याद रखने हैं। तो आगे देखेंगे हम प्रारूप समिति के क्या क्या कार्य थे, क्या क्या उसने किया, ठीक है। देखो प्रारूप समिति भारत के संविधान का पहला जो प्रारूप था वो जो है प्रारूप समिति ने जो है तैयार किया था। ठीक है, जो भारत के संविधान का पहला प्रारूप था वो प्रारूप समिति ने ही तैयार किया था। इसके साथ इस प्रारूप को जो है फरवरी 1948 में जो है प्रकाशित किया था। जो प्रारूप समिति ने जो प्रारूप तैयार किया था उसको फरवरी 1948 में जो है प्रकाशित किया था और भारत के लोगों को इस प्रारूप पे जो है संशोधन देने के लिए 8 महीने का जो है समय दिया गया था। और इन 8 महीनों में जो है सभी भारतवासियों को जो भी अगर कोई सुधार करना चाहता था इस प्रारूप में, उनको समय दिया गया था ताकि वे अपने सुझाव भेज सकते थे, ठीक है। और प्रारूप समिति जो है, प्रारूप समिति को, जो प्रारूप समिति थी उसको प्रारूप तैयार करने के लिए टोटल 6 महीने का समय, 6 महीने से भी कम का समय लगा था, ठीक है। और जो प्रारूप तैयार करने में टोटल प्रारूप समिति की जो है 141 बैठक, ठीक है, टोटल 141 बैठकें हुई थी। और ये प्रारूप समिति 3-4 कार्य थे। कार्य क्या था, देखो कार्य तो एक ही था कि प्रारूप को तैयार करना, और प्रारूप तैयार करके जो है 1948 में जो है पेश किया गया, उस पर जो है 8 महीने का समय दिया गया। अगर कोई भी भारतीय उस प्रारूप में कुछ बदलाव चाहता था या संशोधन करवाना चाहता था तो वो अपने सुझाव दे सकता था। और प्रारूप समिति ने टोटल 6 महीने से भी कम का समय लिया था प्रारूप तैयार करने में, और 141 जो है टोटल बैठकें हुई थी। और प्रारूप समिति के बाद हम देखेंगे कि संविधान का प्रभाव में आना, यानी कि संविधान कब लागू हुआ। देखो संविधान 2 डेटों में लागू हुआ था, एक में आंशिक रूप से लागू हुआ था और एक में जो है पूर्ण रूप से लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था और उसके बाद जो है 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से जो है संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट जो हम करेंगे संविधान का प्रभाव में आना, यानी कि कब संविधान प्रभाव में आया था। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने क्या किया था कि जो द कॉन्स्टिट्यूशनल एज सोल्ड बाय द असेंबली, ठीक है, ये जो प्रस्ताव था द कॉन्स्टिट्यूशन एज स्टेल्ड
बाई द असेंबली बी पोस्ट, ये जो है प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है। और इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को जो है पारित घोषित कर दिया था। इस प्रस्ताव में क्या क्या था कि जो संविधान के कुछ आर्टिकल थे वो इसी दिन जो है 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, ठीक है। और वो आर्टिकल कौन कौन से, जैसे नागरिकता के आर्टिकल थे, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी आर्टिकल जो इसी दिन जो है लागू हो गए थे। और जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है उसके लिए जो है जो आर्टिकल 60 है, ठीक है, और आर्टिकल 324 है जो निर्वाचन आयोग के लिए है, ठीक है। तो ये सभी आर्टिकल जो है लागू 26 नवंबर 1949 से ही जो है लागू हो गए थे। और इन आर्टिकल को, ठीक है, और बाकी पूर्ण जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। तो ये इसी के साथ जो है जो प्रारूप था, भारतीय संविधान का प्रारूप था, उसको जो है इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया था। और इस जो ये जो प्रारूप था इस पर जो है टोटल 284 सदस्यों ने, ठीक है, 299 सदस्य थे टोटल भारतीय संविधान सभा के, उसमें से 284 सदस्य जिस दिन, यानी कि जो 26 नवंबर 1949 था उस दिन 284 सदस्यों ने सदस्य उपस्थित थे। और 284 के 84 सदस्यों ने जो है ये संविधान पर जो हस्ताक्षर किए थे कि इसको जो है जो प्रारूप का प्रस्ताव था, संविधान का प्रारूप, उसको जो है घोषित पारित घोषित कर दिया था, ठीक है। जो 26 नवंबर 1949 थे उस जो उस दिन जो संविधान अपनाया गया था उसके अंदर क्या क्या था, उसके अंदर एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी टोटल। तो ये सभी जो है उस दिन 26 नवंबर 1949 को जो है जो संविधान अपनाया गया था उसमें थे, ठीक है। 26 नवंबर जो 1949 को कौन कौन से जो आर्टिकल लागू हो गए थे, तो उसमें कौन कौन से आर्टिकल है, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 80, 388, 391, 92, 93, ये जो आर्टिकल थे, ये सभी आर्टिकल जो है 26 नवंबर 1949 को जो है लागू हो गए थे। और इन जो आर्टिकल थे, इन आर्टिकलों को लागू होने के बाद जो है जो संविधान था, बाकी शेष संविधान, वो जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। और जो 26 जनवरी 1950 है उसी दिन जो है गणतंत्र दिवस के रूप में जो है हम मनाते हैं। और जो 26 जनवरी था, ये भी फैक्ट है कि ये 26 जनवरी ही क्यों था। ये 26 जनवरी इसलिए था क्योंकि जो 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर का जो अधिवेशन था, उस दिन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है पूर्ण स्वराज है उसकी मांग की थी। और इसी के उपलक्ष्य में जो है जो भारतीय संविधान है उसको 26 जनवरी 1950 को जो है पारित किया था, पूर्ण रूप से पारित किया था। और उसी दिन को हम जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो ये सभी बातें इसमें हैं कि 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय जो पूर्ण बाकी का शेष संविधान था वो जो है लागू हो गया था। और 26 जनवरी को ही हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस दिन को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1930 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर का अधिवेशन था उसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस जो है मनाया था, इसीलिए हम 26 जनवरी को ही हमारा संविधान जो है लागू किया था, ठीक है। इसके साथ जो संविधान की शुरुआत थी, ठीक है, संविधान की शुरुआत के साथ ही जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, देखो जिस दिन भारतीय संविधान लागू हो गया था उस दिन से जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है और भारतीय सरकार अधिनियम 1935 है, ये दोनों अधिनियम जो है समाप्त हो गए थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारतीय सरकार अधिनियम, यानी कि भारतीय शासन अधिनियम या कह लो भारतीय सरकार अधिनियम, ये जो 1935 का अधिनियम था ये समाप्त हो गया था, ठीक है। ये दोनों के दोनों अधिनियम समाप्त हो गए थे और भारतीय संविधान लागू हो गया था। और ये संविधान लागू होने के बाद जो है आगे हम देखेंगे कि जो कांग्रेस की विशेष समिति थी उसमें कौन कौन से सदस्य शामिल थे और उसका क्या कार्य था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे
कांग्रेस की विशेष समिति। जो कांग्रेस की विशेष समिति थी वो संविधान जो सभा थी उसके चुनाव से पहले जो है बनाई गई थी, और इसका मुख्य कार्य क्या था कि जो भारतीय संविधान सभा के जो मसौदे थे उनको तैयार करना, कि किस प्रकार से संविधान सभा कार्य करेगी और किन किन विषयों पे जो है संविधान सभा कार्य करेगी। तो इनके लिए एक विशेष समिति बनाई गई थी कांग्रेस की ओर से, और उसमें टोटल 8 सदस्य शामिल किए गए थे। तो उन आठों के आठों सदस्यों को जो हमें याद रखना है, सिविल सर्विस से यदि हम एग्जाम दे रहे हैं तो पीटी में सीधा सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कांग्रेस की विशेष समिति थी उनमें कौन कौन से सदस्य शामिल थे। तो हमें याद रखने जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो शामिल थे, के एम मुंशी थे, गोपाल स्वामी अय्यर थे, आसफ अली थे, ठीक है, के टी सेठ थे, और जैसे कि डी आर गढ़विल थे, ठीक है, ये सभी सदस्य जो है शामिल थे। तो ये हमें आठों के आठों सदस्य याद रखने होंगे कौन कौन से है, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू है, के एम मुंशी है, एन गोपाल स्वामी अय्यर है, ठीक है, आसफ अली है, ठीक है, ये सभी के सभी सदस्य जो हमें याद रखने हैं। और जैसे के टी सेठ है, ठीक है, के टी सेठ है, डी आर गढ़विल है, ठीक है, और हुमायूं कबीर है, के सथानम है, ये सभी के सभी आठों के आठों सदस्य हमें याद रखने हैं। और ये याद रखना कि ये सभी सदस्य किस समिति के सदस्य थे, जो कांग्रेस की विशेष समिति थी। और जो 8 जुलाई, ये जो है कांग्रेस की विशेष समिति 8 जुलाई 1946 को जो है गठित की गई थी। और इस समिति ने क्या किया था, ठीक है, वो देखेंगे हम। जो इस समिति, ठीक है, जो विशेष समिति थी उसका गठन हो गया था, और बाद में क्या है, सभापति के जो प्रस्ताव पर कृष्ण कृपलानी को जो है समिति के सदस्य के रूप में समझो, कृष्ण कृपलानी थे, उनको जो है जो सभापति के अध्यक्ष थे, यानी कि जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनके जो है मतलब प्रस्ताव पर या फिर उनके कहने पर जो है कृष्ण कृपलानी को समिति के सदस्य के रूप में जो है शामिल कर लिया गया था। और ये पूछा जाता कि इस जो समिति है इसकी बैठक कब हुई थी, ठीक है। तो पहली देखो 8 जुलाई 1946 को ये जो समिति थी ये गठित की गई थी 8 जुलाई 1946 को, और जो इसकी पहली बैठक थी वो 20 जुलाई 1946 को दिल्ली में हुई थी, ठीक है। और जो वर्तमान जो संविधान है उसको जो है बनाने में जो है इस समिति का मुख्य रोल था, ठीक है। तो वर्तमान समय में जो संविधान बना है उसकी जो है इस समिति का बहुत योगदान था उसमें। नेक्स्ट हम करेंगे जो आवश्यक और अन्य तथ्य है जो संविधान सभा से रिलेटेड है। ये देखो सीधे सीधे फैक्ट है और ये हमें याद रखने होंगे जो आवश्यक तथ्य है, ठीक है। जो आवश्यक तथ्य है वो हमें सीधे सीधे याद रखने हैं। वो कौन कौन सी है, जैसे कि देखो संविधान सभा ने जो है हाथी को जो है प्रतीक के रूप में अपनाया था। तो ये पूछ लेता है सीधा सीधा कि संविधान सभा का प्रतीक क्या था, तो हाथी था, ठीक है। हाथी जो है संविधान सभा का प्रतीक था। नेक्स्ट जो है जो सर बी एन राव है उनको जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार या फिर कानूनी सलाहकार जो है उसके रूप में नियुक्त किया गया था। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो सर बी एन राव, ठीक है। सर बी एन राव को जो है संविधान सभा के जो है संवैधानिक सलाहकार या फिर कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। अन्य तथ्य और क्या है, जो एच वी आर अय्यर है उनको जो है संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था, ठीक है। संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। देखो ये हमें जो भी संविधान सभा के सदस्य थे और जो मुख्य मुख्य रूप से कार्य थे वो हमें याद रखने हैं। जैसे कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ठीक है, संविधान सभा के सचिव कौन थे, ठीक है, और जो मुख्य प्रारूपकार थे वो कौन थे, ठीक है, और सुलेखाकार कौन थे यानी कि जिसने लिखा था, ठीक है, और जिसको सौंदर्यकरण दिया था, सजावट की थी जो है वो कौन थे, ठीक है। ये सभी जो है हमें याद रखें। जैसे हिंदी संस्करण हिंदी में जो है ट्रांसलेट हुई था संविधान, तो उसको लिखने वाले कौन थे, ये सभी फैक्ट है और ये फैक्ट हमें याद रखने होंगे, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, खासकर जो HSSC के एग्जाम है या फिर SSC के एग्जाम है उनमें सीधा सीधा इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो जो सचिव थे वो कौन थे, एच वी अय्यर, ठीक है, एच
वी आर अय्यर, HVR अय्यर थे, वे जो है संविधान सभा के सचिव के रूप में जो है नियुक्त किए थे। और इसके बाद जो है LN मुखर्जी थे, वे जो है संविधान सभा के क्या थे, मुख्य जो प्रारूपकार थे, ठीक है, मुख्य प्रारूपकार थे वो एल एन मुखर्जी थे, ठीक है, संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार जो है नियुक्त किए गए थे। इसके साथ आगे जो है देखो ये आ गया, जो सुलेखाकार थे वो कौन थे, जो भारतीय संविधान के सुलेखाकार थे वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये हमें याद रखना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये कौन थे, ये संविधान सब जो भारतीय संविधान थे उसके प्रमुख सुलेखाकार थे, ठीक है। और सुलेखाकार को जो है कार्लियोग्राफ भी कहा जाता है, ठीक है, कार्लियोग्राफ जो है यानी कि लेखन जो शैली है उसको जो है कार्लियोग्राफ कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है संविधान का जो सौंदर्यीकरण और सजावट था वो किसने की थी, ठीक है। तो संविधान का जो सौंदर्यीकरण किया था और जो सजावट की थी वो शांति निकेतन, ठीक है, एक संस्था थी शांति निकेतन, उसके जो कलाकार थे उन्होंने जो है संविधान का सौंदर्यीकरण और सजावट जो है की थी। और जो शांति निकेतन था उसके मुख्य कलाकार में कौन कौन शामिल थे, वो थे नंदलाल बोस और एक थे राम मनोहर सिन्हा, ठीक है, बाहुर राम मनोहर सिन्हा, ये दोनों ने जो है संविधान का जो सौंदर्यीकरण और सजावट करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके साथ जो है जो मूल संविधान है उसका जो है हिंदी का संस्करण, ठीक है, देखो मूल संविधान का हिंदी संस्करण में जो सुलेख किया था, जो हिंदी ट्रांसलेट की थी उसका सुलेख यानी कि लेखन किया था, वो किया था वसंत कृष्ण वेद ने, ठीक है, वो किसने किया था, वसंत कृष्ण वेद ने। तो ये सभी फैक्ट थे, जो है 7-8 फैक्ट थे, वो हमें सीधे सीधे याद रखने हैं और इन सभी फैक्ट को जो है हमें याद रखना होगा। और जो संविधान का निर्माण था, जो सेकंड चैप्टर था एल लक्ष्मीकांत का, उसमें जो सेकंड चैप्टर है जो संविधान का निर्माण, उसमें ये सभी बातें जो है हमें याद रखनी है। और आज ये हमारा दूसरी क्लास के साथ जो लक्ष्मीकांत का चैप्टर 2 है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और इसमें लगभग फैक्ट है, वो फैक्ट हमें क्या है एकदम से तो याद नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे हम याद कर लेंगे कि कौन कौन सी बातें हमें जो एग्ज़ाम में जो है बेनिफिट करेगी। जैसे कि जो कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है, उसके तहत जो जितनी सीटें थी वो सभी हमें याद रखने हैं, जो कार्य प्रणाली थी, ठीक है, संविधान सभा की बैठक पहली कब हुई, कितने सदस्य शामिल हुए, ये मुख्य मुख्य रूप से हमें याद करने होंगे। और संविधान सभा की जैसे कि मांग किसने की थी, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो ये सभी क्वेश्चन है, ये सभी फैक्ट है, वो हमें याद रखने होंगे। और खासकर जो है जैसे सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में तो ये सभी तथ्य को जो है पूछा जाता है और इन सभी तथ्यों को जो है हमें याद करना है, ठीक है। और एक मुख्य बात ये है कि अब जो थ्योरी हम कर रहे हैं, थ्योरी के बाद जो है मल्टीपल क्वेश्चन जो जैसे कि सिविल सर्विस टाइप में जो क्वेश्चन जो पहले आए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो हम जो है लगा कर देखेंगे कि जो हमने पढ़ा है उससे हम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है। और यदि एक बार समझ ना आए, क्योंकि देखो ये 1-2 चैप्टर है जो ये थोड़े मुश्किल है, शुरुआती जो चैप्टर है इनको जो है 1-2 बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लेंगे ताकि हम धीरे धीरे समझ पाएँ कि किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ, ठीक है, कौन कौन से जो है जो औपनिवेशिक काल में कौन कौन से जो अधिनियम आए थे जिनके तहत जो कंपनी थी उसका रेगुलेशन कैसे हुआ, ठीक है, और वो संविधान की तरफ कैसे बढ़े कि एक नियम के तहत जो है देश को चलाया जा सके, ये सभी हमें याद करने होंगे। और ये दोनों चैप्टर जो है आज कंप्लीट हो गए हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, और इसके आगे करेंगे हम चैप्टर 3, ठीक है। चैप्टर 3 में जो प्रस्तावना से संबंधित है और जो प्रस्तावना के सभी शब्द हैं वो हम पूर्ण तरीके से उल्लेख करेंगे नेक्स्ट जो हमारी क्लास आएगी, क्लास नंबर 4 में। तो यदि वीडियो से आपको कुछ ना कुछ समझ आ रहा है या आपको कुछ ना कुछ फीडबैक देनी है तो ये फीडबैक जो है कमेंट के रूप में जो करें। और यदि आपको समझ आ रहा है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही पढ़ाते रहें और पूर्ण जो है लक्ष्मीकांत जो पूरी पॉलिटी की जो ग्रंथ कह सकते हैं हम, ग्रंथ है उसको हम कर सके और पॉलिटी हमें आ सके। देखो जो भी हम करा रहे हैं वो एक कंप्लीट लक्ष्मीकांत कह ले या लक्ष्मीकांत से भी ऊपर कह ले, तो ये सिर्फ लक्ष्मीकांत से ही हम नहीं उठा रहे, ये अन्य तथ्य से भी जो हम
मिक्स कर सकते हैं वो उठाकर जो है हम स्टडी कर रहे हैं। और ये जो है जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है उसी उस जो जिस टाइप से सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है जितनी गहराई से, हम उतने ही गहराई से जो है इस क्लास को पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यदि हम सिविल सर्विस का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, मेंस का भी यदि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इससे जो हम करा रहे हैं इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे हम जो है क्लास आगे बढ़ते जाएंगे और हमारी जो है पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और यदि आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को जो है शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं और खुद भी करें, ठीक है। और इसी के साथ जो है आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद। आज की क्लास जो है कंप्लीट होती